नमस्कार, सलाम, आदाब, जय श्री राम। केम छो। मैं हूं आपका साथी आनंद सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा। दोस्तों, इसके पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, वीडियो आपको कैसे लगते हैं, इसकी जानकारी आप हमें प्रतिक्रिया के माध्यम से दे सकते हैं। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं वीडियो पर। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहने की बात नहीं है कि सारे लोग इसको लेकर के लग गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या भारतीय सुहेल समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सारे लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। चुनाव की तैयारी में इसलिए लगे हुए हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, राज्य को अपने हिसाब से चलाए। उसके अपने मापदंड हैं और मानदंड हैं, दोनों हैं। उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन मुझे दो लोग बरबस याद आ रहे हैं, एक वीर बहादुर सिंह और दूसरे योगी आदित्यनाथ। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जिस तारामंडल के इलाके में हम लोग आज की तारीख में निवास करते हैं, उस तारामंडल की स्थापना उन्होंने ही की थी। रामगढ़ ताल के इलाके में कॉलोनी बन सकती है, लोगों का वास हो सकता है, वो एक लग्जरियस ज़िंदगी जी सकते हैं, ये दूरदृष्टि वीर बहादुर सिंह साहब की थी। ये 2021 का टाइम है। वीर बहादुर सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने कई काम करवाए, नक्षत्रशाला की स्थापना की, रामगढ़ ताल जैसे इलाके में एक पॉश मानी जाने वाली कॉलोनी की स्थापना उन्होंने करवाई और वहाँ ठीक ठाक ज़िंदगी जीने के जो भी मुमकिन तरीके हो सकते हैं, उन सब की स्थापना की गई। अब तारामंडल की स्थिति क्या है? तारामंडल की स्थिति ये है कि अगर 2 घंटे भी लगातार बारिश हो गई तो आधा से ज़्यादा तारामंडल साइड के इलाके से पानी में डूब जाता है। ये कम से कम घुटना और ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक पानी की स्थिति बन जाती है। आप जब देवरिया बाईपास के शुरुआत से चलते हैं तो पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर के भगत चौराहा और उसके आगे तक राइट हैंड में, दाहिने साइड में ज़बरदस्त तरीके से पानी देखते हैं। स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि लोग ना आ सकते हैं न जा सकते हैं, जो जहाँ है वहीं रह जाता है। नगर निगम के पास दुनिया भर के संसाधन है, करोड़ों रुपए का फंड है, लेकिन नगर निगम कभी भी उसको उस तरीके से नहीं लेता है जिस तरीके से लेना चाहिए। उस तरीके का मतलब क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करना नहीं करते हैं। चूँकि हरामखोरी और भ्रष्टाचारी ये दोनों नगर निगम में कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये आज से नहीं है, पिछले 16 साल से तो हम देख रहे हैं, उसके पहले से भी होगा। सवाल ये उठता है कि मैकेनिज़्म में कमी कहाँ रह गई? अगर नगर निगम में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, टैक्स देने वाले लोग अगर पानी में भीग रहे हैं, अगर पानी के कारण वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं या पानी के कारण अपने घर से ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? निश्चित तौर पर नगर निगम। इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अभी मैं हाल फिलहाल ही फेसबुक देख रहा था और कई अखबारों में भी देखा, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बहुत नाराज़ थे। PHED और PWD, इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये इलाकों को दुरुस्त करने के लिए, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, सीवरेज की व्यवस्था करने के लिए 2 बॉडीज़ बनाई गई हैं। इनमें कोई तालमेल ही नहीं है। और इलाका ये स्थिति ये बन गई है कि कूड़ा घाट के आगे का इलाका को आप देख लीजिए, 12 से 13 मोहल्ले ऐसे हैं जो 3-4 दिन पहले तक पानी में डूबे हुए थे।
लोग परेशान थे। अपनी परेशानी वो किससे कहें? राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने उस इलाके की समस्या को समझा, लोगों तक गए, फेसबुक पर उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये 2021 में एकाएक तो हुआ नहीं भाई। 15-16 वर्षों से, मैं दोबारा इस चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ, 15-16 वर्षों से तो मैंने देखा है, और पुराने लोग बताते हैं कि 25 साल से ये समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि 25 साल से एक समस्या अगर है तो क्यों है? इसका समाधान निकालेगा तो कौन निकालेगा और कब निकालेगा? वीर बहादुर सिंह जी की चर्चा क्यों हो रही थी? वो विजनरी आदमी थे। उन्होंने हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो दूरसंचार का मसला हो, चाहे वो तारामंडल का मसला हो, जब देश भर में 6 स्थानों पर दूरसंचार केंद्रों की स्थापना करने की बात चली थी, उसमें उन्होंने गोरखपुर को भी शामिल करवाया। अब सवाल ये उठता है कि अब तो वीर बहादुर सिंह साहब हैं नहीं, अब हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ खुद ही गोरखपुर से सांसद रहे हैं, एक बार नहीं 5-5 बार मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम गोरखपुर में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोग उनको लंबे समय तक याद रखें। याद रखने योग्य काम इन्होंने नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है। गोरखपुर से बनारस को जो 4 लेन जा रहा है उस पर भी काम हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो 2016 में ही काम चलना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है 2016 का ही टाइम रहा होगा। उस वक़्त में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब साहब 2016 से 2021 हो गया, 5 साल में सब मिला करके 40% काम हुआ है। जो 4 लेन कब की तैयार हो जानी चाहिए थी, वो 4 लेन 5 साल में 40%। तो ये जो विकास की रफ्तार है ये कष्टदायक है। कष्टदायक इस मामले में है क्योंकि आपने सड़क तो तोड़ दिया, गड्ढे तो खोद दिए। अब आप यहाँ से बनारस पहले 5 घंटे में या 6 घंटे में पहुँचते थे, अब जाकर की स्थिति देख लीजिए क्या है। जहाँ सड़क बनी हुई है वहाँ तो आप गाड़ी चाँप करके चला सकते हैं, लेकिन जहाँ सड़कों की स्थिति खराब कर दी गई है या हो गई है, कहीं पानी लगा हुआ है, कहीं गड्ढा है, तो ये अगर 6 साल में एक 4 लेन पूरा का पूरा लगभग 300 किलोमीटर का इलाका है, वो बनारस से गोरखपुर की दूरी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। अगर 300 किलोमीटर का इलाका 4 लेन का इलाका अगर 6 वर्षों में नहीं बन पा रहा है तो समझने की बात है कि विकास कैसा है, और विकास की जो गति है इस पर आपको इतराना चाहिए या सिर पटकना चाहिए। फिर गोरखपुर की बात आ रही है। आखिर गोरखपुर विकसित कब होगा? ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब मुलायम थे या अखिलेश थे, आप उनको राजनीतिक चश्मे से देखिए, 50 गालियां दीजिए, 20 तरह के तोहमत लगाइए, पर हकीकत तो ये है कि सैफई को उन्होंने चमका दिया, सैफई को सैफई बना दिया। गोरखपुर कभी सैफई की तरह चमक नहीं पाया और इसको चमकाने की कोशिश भी नहीं की गई। आप पुराने गोरखपुर के किसी मोहल्ले में चले जाइए, वो जैसा था लगभग वैसा ही है। थोड़ी बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ है तो उसको आप सरकार की उपलब्धि मानकर प्रसन्न होना चाहते हैं, हो लीजिए, पर इसको सकारात्मकता के साथ एक जो दूरगामी विकास की बात की जा रही थी, कम से कम वहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्वस्त होती दिख रही हैं। आखिर एक आदमी जो गोरखपुर में रह रहा है और जिस गोरखपुर ज़िले की आबादी लगभग 70 लाख हो गई है, लगभग मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ आगे हो कुछ पीछे हो, इतनी आबादी तो हिमाचल प्रदेश की नहीं है जो कि एक स्टेट है। तो इतनी बड़ी आबादी को देने के लिए जो सुविधाएं हैं वो नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है। अभी कोविड का दौर चल ही रहा है। कोविड के दौर में आप देख लीजिए कि सीएम सिटी में कोविड वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है।
इंजेक्शन लगवाइए आरटीओ पर और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मोहद्दीपुर का। इंजेक्शन लगवाइए मोहद्दीपुर में, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको आरटीओ का। 50 बार तो आपको पूछना पड़ेगा कि कोविशील्ड मिल रहा है कि कोवैक्सीन, और वो भी आपको सही जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए पूर्व के जन्म में आपने बहुत बढ़िया कर्म किया है। सही जानकारी नहीं है। ये जो cowin.gov.in है, इसमें भी फर्जी डाटा दिए जा रहे हैं। और ये कम से कम गंगोत्री देवी कॉलेज वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो सवाल ये है कि कहने के लिए सीएम सिटी और सीएम सिटी है, लेकिन जो आपका कुल मिलाकर के व्यवहार है, वो व्यवहार तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। वो कहीं से लगता ही नहीं कि हम लोग सीएम सिटी में रह रहे हैं। सीएम सिटी की अपनी एक ठसक होती है और बुराई नहीं है, होनी चाहिए। वो आदर्श प्रतिमान होता है कि भाई देखो योगी जी यहाँ से हैं और ये योगी जी का संसदीय क्षेत्र रहा है। योगी जी ने यहाँ पर विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं और उसको आधार बना करके आप राज्य के अन्य जिलों में, अन्य शहरों में इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि भाई हमारा मॉड्यूल तो ये है, हम इसके आधार पे काम करेंगे। अब उस आधार पर सोचिएगा तो गोरखपुर में कुछ है ही नहीं। भाई इस बात अपने आप को किसी पार्टी से जोड़े बगैर ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए कि 4.5 साल में, मोटे तौर पे 4.5 साल में आज जो गोरखपुर आगे बढ़ा या तथाकथित रूप से जो विकास हुआ, क्या एक मुख्यमंत्री के शहर होने के नाते आपने और हमने इतनी ही कल्पना की थी, यही उम्मीद लगाई थी? इस पर सोचिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ना पसंद आया हो तो भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम हर तरह की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।